मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 11 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। इसमें आज हम लोग समाजशास्त्र का पहला वीडियो देखेंगे। इसमें पार्ट 1 समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। इसमें हम लोग पहले इस पाठ के अंतर्गत समाज की अवधारणा देखेंगे। समाज शास्त्र की अवधारणा को समझने के लिए इसे निम्नांकित में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग समाज का सामान्य अर्थ है। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। जब हम एक से अधिक व्यक्तियों के संगठन को व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ईसाई समाज आदि। तो इस तरह से हम लोग साधारण भाषा में देख लिए कि समाज किसे कहते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा में कहते हैं जब व्यक्तियों का समूह होता है तो उसे हम समाज कहते हैं, या कई व्यक्तियों का संगठन एक साथ होता है तो उसे समाज कहा जाता है। दूसरे अवधारणा हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र की कि समाज का समाजशास्त्री अर्थ। जब समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका तात्पर्य व्यक्तियों का समूह न होकर उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था से है। इस प्रकार समाज एक व्यवस्था है। मैकाइवर और पेज ने इसलिए कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए समाज का सामान्य अर्थ में कि जब व्यक्तियों का समूह होता है तब उसे समाज कहते हैं। और समाजशास्त्री अर्थ में देखेंगे कि समाज उसे कहते हैं जब सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। इसकी परिभाषा देते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने मैकाइवर और पेज जो थे, उन्होंने कहा कि समाज की परिभाषा देते हुए कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अनेक समाज की व्यवस्थाओं को समझाया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए समाज की अवधारणा। अब हम लोग आगे चलेंगे समाज की परिभाषा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री के अनुसार, बोगार्डस के अनुसार, समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसमें सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों की समानता पाई जाती है। माने जो यह बोगार्डस जो समाज की परिभाषा दिए हैं, कह रहे हैं कि माने जब सार्वभौमिक रूप से मानवीय रुचियों का समानता पाया जाता है तो ऐसे व्यवस्था को क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। अगली परिभाषा हम लोग देखेंगे कूले के अनुसार। समाज प्रक्रियाओं या स्वरूपों का एक जटिल ढांचा है जिनमें से सभी व्यक्ति जीवित रहते हुए एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए विकसित होते हैं। माने वहाँ पर हम लोग बोगार्डस के अनुसार देख लिए। अब देखेंगे हम लोग कूले के अनुसार समाज की क्या परिभाषा होती है। माने जब एक दूसरे के बीच अंतःक्रियाएँ होते हुए विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे समाज की प्रमुख विशेषताएँ। समाज की प्रमुख विशेषताएँ या तत्वों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे, पहली विशेषता, समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं है, यह
तो उन व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। वह मूर्त नहीं है, इसलिए समाज अमूर्त है। तो यह सबसे पहली विशेषता है समाज की कि समाज अमूर्त है, माने जिसको न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, और जिसको देखा और छुआ जा सकता है उसे मूर्त कहते हैं, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता उसे हम अमूर्त कहेंगे। तो इस तरह से समाज क्या है, अमूर्त है। क्योंकि जो मूर्त क्या है, जो कि जिसको हम जैसे आगरा का ताजमहल है या दिल्ली का लाल किला है या कोई भौतिक चीज़ें हैं, उसको हम अपने हाथ से छू सकते हैं और आँख से देख सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था को हम अपनी आँख से देख और हाथ से छू नहीं सकते, इसलिए इसे हम अमूर्त कहते थे। तब पहली विशेषता क्या है, अमूर्त। दूसरी विशेषता की ओर चलेंगे। दूसरी विशेषता हम लोग देखेंगे कि समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। समाज की परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज केवल मनुष्य प्राणियों में ही नहीं पाया जाता, बल्कि समाज पशुओं में भी पाया जाता है। चींटियों और मधुमक्खियों में भी प्रशंसनीय सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। इसलिए समाजशास्त्री अर्थों में समाज का अर्थ सिर्फ मनुष्य समाज से ही है। तो इस तरह से देखेंगे समाज जो है मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में जो समूह या सामाजिक संगठन देखने को मिलता है उसी तरह से पशुओं में भी देखने को मिलता है, लेकिन उस तरह से प्रशंसनीय देखने को मिलता है, लेकिन उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती जितना मनुष्य में। तो इसलिए हम कह सकते हैं समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। अगली विशेषता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग और संघर्ष। तो समाज में सहयोग और संघर्ष। समाज में सहयोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका सामाजिक जीवन में सहयोग पर आधारित है। इसका सहयोग द्वारा ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सहयोग दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो इस तरह से देखेंगे समाज की जो अगली विशेषता है समाज में सहयोग और संघर्ष, यह इसमें सहयोग दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। माने जब वह स्वयं व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। जब वह अप्रत्यक्ष तरीके से वहाँ न उपस्थित होकर उस सहयोग करता है या किसी तरह से उसकी आवश्यकताओं की पूरा करता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष सहयोग कहेंगे। और उससे समाज में देखेंगे समाज में समानता के साथ साथ असमानता पाई जाती है। उसी प्रकार समाज में सहयोग के साथ ही संघर्ष भी पाया जाता है। संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष। तो इस तरह इस विशेषता हम देखेंगे जो समाज में सहयोग और संघर्ष की व्यवस्था देखने को मिलती है। संघर्ष भी देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष माने जब स्वयं वहाँ पर रखकर व्यक्ति जैसे आंदोलन है या कोई क्रांति होती है तो उसे हम प्रत्यक्ष संघर्ष कहेंगे। अप्रत्यक्ष माने जो वहाँ उपस्थित ना होकर जो संघर्ष करते हैं, जैसे कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा को अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण कर सकते हैं। तो इस तरह से यह हम लोग देखें। अगली विशेषता देखेंगे समाज की। समाज में समानता और असमानता। समानता समाज का भौतिक तत्व है। समानता और समानता की भावना के अभाव में साथ होने की भावना भी पारस्परिक मान्य नहीं हो सकती। मनुष्य की शारीरिक बनावट समान है, अतः उनकी आवश्यकताएं भी समान हैं। समाज में समानता आवश्यक है, उसी प्रकार से असमानता भी आवश्यक है। असमानता के अभाव में समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो इस तरह से यह अगली विशेषता देखेंगे समाज में समानता और समानता। देखेंगे समाज में समानता के साथ साथ असमानता भी रहती है और बिना असमानता के समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग समाज की अवधारणा, समाज की परिभाषा और समाज की विशेषताएं देख लिए। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।